हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस। एंड आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुगति का आणविक आधार क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है, आज से हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आपको प्रीवियस क्लास में यूनिट 7 का फर्स्ट चैप्टर बताया था। आज जो हमारी क्लास है वो यूनिट 7 के सेकेंड चैप्टर पर है, और जो हमारा सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुगति का आणविक आधार। तो आपको ये बताया था प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर में कि जो वंशानुगति है यानी कि इनहेरिटेंस है वो क्या है और किस प्रकार से इनहेरिटेंस जीवों में पाई जाती है। देन जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें हमारे लिए इस बारे में स्टडी करनी है कि इनहेरिटेंस होती है लेकिन किस पदार्थ की होती है, उस पदार्थ की संरचना और उसके गुणों के बारे में हमें पढ़ना है। तो जैसे कि इनहेरिटेंस आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके ऑफस्प्रिंग में उनका डीएनए जाता है, उनके क्रोमोसोम्स, उनके जीन, ये सभी जाते हैं। और आपको पता है कि जो डीएनए है वो हमेशा और हमेशा केंद्रक में ही पाया जाता है, वो कभी भी साइटोप्लाज्म में नहीं पाया जाता। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपने अपनी थ्योरीज को दिया कि जो डीएनए है वो ही जेनेटिकली मटेरियल है और ये ही मटेरियल जो है वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसमिटेड होता है। लेकिन बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि जो डीएनए है वो जेनेटिकली मटेरियल है, और इस कारण बहुत सालों तक डिबेट चला। कोई बोल रहा था कि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है और कोई बोल रहा था कि डीएनए। तो हमारे चैप्टर में जो मेन थ्योरीज हैं वो वाटसन और क्रिक की है, और उसके बाद सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किए कि डीएनए ही जेनेटिकली मटेरियल है और उसकी ही इनहेरिटेंस होती है। तो इन साइंटिस्ट का नाम है ग्रिफिथ। और जो ग्रिफिथ है इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो इस बेसिस पे किया कि डीएनए है वही अनुवांशिक पदार्थ होता है। और जो ग्रिफिथ थे उन्होंने सबसे पहले जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी में किया था। डिप्लोकोकस न्यूमोनी आपने इसका नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी है ये जो मानव है ये मानव में निमोनिया रोग को उत्पन्न करने वाला पैथोजन है, यानी निमोनिया रोग का वाहक है। निमोनिया जो है इसी बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। और ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट डिप्लोकोकस न्यूमोनी में किया और उन्होंने इस बैक्टीरिया से एक इंजेक्शन बनाया और इस इंजेक्शन्स को उन्होंने चूहों में ट्रांसफ़र किया। देन उसके बाद बहुत सारे उनके रिजल्ट दिए। तो सबसे पहले ग्रिफिथ आए, देन उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने कहा कि अनुवांशिक पदार्थ डीएनए ही है। इसे प्रूफ करने जो हमारे सेकंड साइंटिस्ट आए थे उनका नाम है हर्शे और जो चेज है ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, और इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो बैक्टीरियोफेज यानी कि जो हमारा जीवाणुभोजी वायरस है उसको लेकर, और इसके साथ साथ बैक्टीरियोफेज के साथ साथ उन्होंने इस्चेरिचिया कोलाई यानी ई कोलाई को भी लिया। ई कोलाई विथ बैक्टीरियोफेज। ई कोलाई आपके लिए पता है कि जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन यानी कि जो आंत पाई जाती है उस आंत में एक जीवाणु पाया जाता है और उस जीवाणु का नाम ई कोलाई होता है। और जो हमारा बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ये बैक्टीरियोफेज वायरस जीवाणु भोजी जिसे हम कहते हैं, और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो पौधों में भी पाया जाता है और ह्यूमन्स में भी पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है वो जीवाणुओं का भक्षण करता है, इसी कारण इसे जीवाणु भोजी कहा जाता है।
इसके पीछे एक और फैक्ट है कि जो गंगा नदी है इसका जल लाखों वर्षों तक खराब क्यों नहीं होता। तो जो हमारी गंगा नदी है, सबसे हॉली रिवर जो हमारे इंडिया की है, इस हॉली रिवर की क्वालिटी ये है कि इसका जो वाटर होता है, इसका जो पानी होता है, इस पानी में बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणुभोजी वायरस पाया जाता है। और ये जीवाणुभोजी वायरस जितने भी बैक्टीरिया पानी में होते हैं उन सभी बैक्टीरिया को खा लेता है, और इसी कारण जो गंगा नदी है उसका पानी कई वर्षों तक खराब नहीं होता। तो हमने देखा कि जो हर्शे और चेज थे, हर्शे और चेज ने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए और ग्रिफिथ ने भी अपने एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन जो हमारा डीएनए है उस डीएनए की डिस्कवरी का जो एनिशिएंट है, यानी कि उसका जो प्राचीन कारक है, यानी कि उसके रीज़न को जिस कारण डीएनए की डिस्कवरी हुई और किस प्रकार से उसकी डिस्कवरी हुई, उसके पीछे कितने रहस्य हैं, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो जो डीएनए है, आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग है उसके पेरेंट्स कौन है, क्योंकि डीएनए एक ऐसा यूनिक मटेरियल है, एक ऐसा अनुवांशिक पदार्थ है जो कभी भी दो मानव या दो जीवों में एक समान नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए की संरचना इस प्रकार से होती है, उसमें इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, इस प्रकार के बेस पेयर्स रहते हैं कि वो बेस पेयर या नाइट्रोजनी क्षार किन्हीं दो जीवों में इक्वल नहीं हो सकते, एक समान सिमिलर नहीं हो सकते। और इसी बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि एक जीव दूसरे जीव से किस प्रकार भिन्न है। तो डीएनए जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट है फ्रेडरिक मिस्टर ने कहा कि उन्होंने पस कोशिकाओं या पस सेल्स, जिन्हें हम मवाद कोशिकाएं कहते हैं, पस सेल से एक मटेरियल को निकाला और उस मटेरियल को इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर था, नाभिक के अंदर था। देन इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने बताया कि ये जो न्यूक्लियन है इसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। उन साइंटिस्ट का नाम है अल्टमान। और इसके बाद एक और इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया था जेनेटिकली मटेरियल को न्यूक्लियन, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर था। यहाँ पे जो नाभिक है वो परमाणु का नाभिक नहीं है, यहाँ पे जो नाभिक है वो हमारी कोशिकाओं के नाभिक की बात हो रही है। और ये जो फ्रेडरिक मिस्टर है, इन्होंने न्यूक्लियन नाम दिया। देन इसके बाद अल्टमान आए। अल्टमान ने कहा कि इसमें एसिड्स हैं और एसिड के कारण इन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया, न्यूक्लिक एसिड। देन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम है लेविन। और लेविन ने बताया कि ये जो जेनेटिकली मटेरियल है, यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आरएनए, जिसे हम राइबो न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, आरएनए। और सेकंड है डीएनए, जिसे हम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। तो आरएनए जो है और डीएनए जो है, इन दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि आरएनए हमारा साइटोप्लाज्म में होता है और ये जो हमारा डीएनए है, ये डीएनए न्यूक्लिक के अंदर यानी कि नाभिक के अंदर होता है। और एक और जो मेन डिफरेंट है वो ये है कि जो आरएनए है, इस आरएनए में जो शुगर होती है या जो शर्करा होती है वो राइबोज होती है। आरएनए, इसका पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक अम्ल। और इसमें जो शर्करा है वो राइबो शर्करा है, राइबोज शर्करा है। और जो हमारा डीएनए है, इस डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसी कारण इसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं।
तो हमने देखा कि सबसे पहले फ्रेडरिक मिस्चर ने स्टार्ट किया पश शेल्स से, और पश शेल्स के बाद उन्होंने इसे न्यूक्लियॉन नाम दिया। देन इसके बाद अल्टमान आए, उन्होंने बताया कि जो डीएनए है उसमें एसिड होता है, और इसके बाद उन्होंने इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। देन इसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम है लेविन, और लेविन ने बताया कि जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट है डीएनए एंड द सेकंड आरएनए। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आनुवांशिक पदार्थ को लेकर कितना बड़ा जो डिबेट है वो हमारे साइंटिस्ट में चल रहा था। कोई बोल रहा था डीएनए है आनुवांशिक पदार्थ, कोई कह रहा था आरएनए है, और सभी साइंटिस्ट अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स को लेकर उनसे जो रिजल्ट मिल रहा था उनसे अपनी अपनी थ्योरी को दे रहे थे। लेकिन उस टाइम जो मियोसिस माइटोसिस है उसकी खोज हो चुकी थी, इस कारण जितनी भी पब्लिक थी यानी उस समय की जो जनता थी उसका जो पूरा कंसंट्रेशन था वो डार्विन और लैमार्क बाद पर था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से जाति की उत्पत्ति हुई। तो जो हमारी डीएनए का जो अस्तित्व है वो बहुत समय बाद हमारे सामने आया। देन इसके बाद हमने देखा कि डीएनए ही है जो हमारा जेनेटिकली मटेरियल है, और वो ही मटेरियल है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। अब हम यदि बात करें कि आनुवांशिक पदार्थ के कितने गुण होने चाहिए, तो एक आनुवांशिक पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उसमें खुद का रेप्लिकेशन करने की क्षमता हो, और बहुत अधिक समय तक स्टेबल रहे, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जा सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो पूरा हमारा इंट्रोडक्शन था, जो चैप्टर 2 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का था। देन इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उस वीडियो में बताया जाएगा कि डीएनए का जो मॉलिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से है और उसके फंक्शंस